अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा लेक्चर है वो लेक्चर नंबर 4 है, इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी का, जिसमें हमने डिफरेंट पर्सपेक्टिव मॉडल्स या अप्रोचेस को पढ़ना है। और हम देख लेते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, उनको मैं हाईलाइट कर लूँगी और बाकी जो कंसेप्ट्स हैं इंशाल्लाह हम वन बाय वन उनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे क्या जिक्र किया गया है, यहाँ पे बताया गया है A paradigm in the psychology is a distinct way of describing, observing, understanding and predicting any given psychological phenomena। ठीक है, मीन्स के हमारे पास जब हम किसी भी एक पैटर्न को या किसी एक गिवन सैंपल को देख रहे होते हैं साइकोलॉजी के अंदर, और उसमें फिर ये होता है कि हम उसको ऑब्जर्व भी कर रहे होते हैं, उसको डिस्क्राइब भी कर रहे होते हैं, और फिर अंडरस्टैंडिंग और उसके बाद प्रिडिक्शन का चीज़ें जो आती हैं, ये सारी चीज़ें, ये कंसेप्ट हमने पहले पढ़ा हुआ है। ठीक है, जब हमने साइंटिफिक वे से तरीके से देखा था साइकोलॉजी को, तो उसके अंदर हमने ये चीज़ें डिस्कस की थी। ठीक है, अच्छा, the professional as well as the students in order to conceptualize and organize the available information need a model or paradigm। ठीक है, पैराडाइम के बारे में मजीद ये बता रहे हैं कि जब आपको एक कंसेप्चुअलाइज या ऑर्गेनाइज अवेलेबल इंफॉर्मेशन चाहिए होती है, और फिर आप क्या करते हो कि एक मॉडल या एक पैटर्न को फॉलो करते हो। अच्छा, यहाँ पे अब इन्होंने बायोलॉजिकल मेडिकल पर्सपेक्टिव की बात की हुई है, जिसमें ये क्या कह रहे हैं कि इसमें बेस्ड ऑन द अजम्पशंस ऑफ मटेरियलिज्म, ठीक है, ऑल बिहेवियर हैज़ अ फिजियोलॉजिकल बेसिस, मतलब कि वो ये इसको ना बिहेवियर को फिजियोलॉजिकल बेसिस के साथ रिलेट कर रहे हैं। ठीक हो गया। इसके बाद एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ बायोकेमिकल प्रोसेस विल गिवन एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ साइकोलॉजिकल एंड सोशल फिनोमेना। ठीक है, बायोकेमिकल प्रोसेसेस की बात कर रहे हैं, उससे पहले जो उन्होंने बात की है वो बायोलॉजिकल वे की बात की है। ठीक है, अब यहाँ पे ये देखें, इन्होंने कहा हुआ है कि रूट काजेज ऑफ एबनॉर्मलिटीज एंड डिसऑर्डर्स लाई इन बायोलॉजिकल एंड रिक्वायर मेडिकल इंटरवेंशन। ठीक है, मीन्स के ये जो रूट काजेज है एबनॉर्मलिटीज़ की या डिसऑर्डर्स की, उसको बायोलॉजिकल वे में एक्सप्लेन कर रहे हैं। ठीक है, जिस तरह से हमने पढ़ा था कि जेनेटिक वे में आपको इश्यूज हो सकते हैं और फिर उनका इलाज क्या होगा, विद द हेल्प ऑफ मेडिसिन या फिर मेडिकल इंटरवेंशंस के ज़रिए हम उसको सॉर्ट आउट करेंगे। नेक्स्ट हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है। ठीक है, वही बातें हैं कि किस तरह से हिपोक्रेट्स ने, उनके क्या कंट्रीब्यूशन था, उन्होंने क्या काम किया। ठीक है, फादर ऑफ मेडिसिन कहा जाता है उनको, आपने ये याद रख लेना है, आपका एमसीक्यूज बन सकता है। और इसके बाद हम ये देखते हैं कि बिलीव दैट रैशनल नॉलेज कुड सर्व अ पाथ फॉर अंडरस्टैंडिंग साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स। ठीक है, अच्छा, गैलन ने क्या कहा था, बॉर्न टू ग्रीक पेरेंट्स इन, इसमें ये ग्रेट फिजिशियंस थे। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। करेक्टली आइडेंटिफाई वेरियस पार्ट ऑफ द नर्वस सिस्टम एंड हैड एन एक्यूरेट ग्रेस्प ऑफ होल नर्वस सिस्टम फंक्शन। ठीक है, इन्होंने नर्वस सिस्टम पे काम किया था और उसकी फंक्शनैलिटी के ऊपर किया था। आप इसको भी अपने एमसीक्यूज़ के लिहाज से याद कर सकते हैं कि गैलन ने किस तरह से काम किया। ठीक है, और क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें थी। नेक्स्ट हम चलते हैं कि ये डिफरेंट लोगों के नाम हैं। ठीक है, जिस तरह से जुलियन ऑफ्रे का नाम है, उन्होंने क्या क्या कंट्रीब्यूशन की। ठीक है, तो ये ऐसा जितनी इंपॉर्टेंट नहीं है, एमसीक्यूज़ के लिहाज से कोई इंपॉर्टेंट चीज़ है तो आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, पिलिफ पैनल ने क्या काम किया था, बिलीव दैट अबनॉर्मलिटी बिहेवियर इज काज्ड बाय सम हेरिडिटरी डिफिसिट और नर्वस सिस्टम डिफिसिट। ठीक है, उसने ये बताया था कि इस तरह से जो आपके एबनॉर्मल बिहेवियर होते हैं वो काज होते हैं किसकी वजह से, आपके नर्वस सिस्टम के अंदर अगर कोई डेफिसिट आ गया है या फिर आपको कोई विरासती तौर पे आपको कोई डेफिसिट है। ठीक हो गया। नेक्स्ट हम विलियम की बात करते हैं, तो उन्होंने किस चीज़ पे फोकस किया था कि विलियम बिलीव दैट द बेस्ट वे टू अंडरस्टैंड मेंटल डिसऑर्डर इज टू एज्यूम दैट दे आर काज्ड बाय ब्रेन पैथोलॉजी। ठीक है, उन्होंने इसको ब्रेन की पैथोलॉजी के साथ रिलेट कर दिया। अब ये भी आपका एमसीक्यूज बन सकता है। ठीक है, पॉल ब्रोका ने क्या कहा था, एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे, और उन्होंने किस तरह से डिस्कवर स्पीच सेंटर इन ब्रेन। ठीक है, ये इनकी कंट्रीब्यूशंस हैं। तो इसी तरह से वन बाय वन इन तमाम, चार्ल्स डार्विन ने किस तरह से काम किया। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। आपको पता है कि चार्ल्स का जो काम है वो ओरिजिन ऑफ स्पीशीज़ पे है, और इसके बाद उन्होंने ये सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट पे बात की थी। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। और हम इस कंसेप्ट को, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट को, किस तरह से रिलेट कर सकते हैं साइकोलॉजी के कंसेप्ट के अंदर, वो भी आपको पता होना चाहिए। या बिहेवियर मीन्स के उसमें उसने यही कहा था कि आप जो हैं वो किस तरह से डिफरेंट किस्म के चैलेंजेस के सिचुएशंस के अंदर किस तरह से सर्वाइव कर सकते हो। ठीक है,
तो इस तरह से अपने इन्वायरमेंट को, अगर हम साइकोलॉजी को देखें और बिहेवियर को, तो हम इस कंसेप्ट को इजीली इसके साथ रिलेट करके समझ सकते हैं। अच्छा, इसके बाद हमारे पास क्या आ जाता है, थेरीज आ जाती हैं डिफरेंट किस्म की। बायोकेमिकल थेरी है जिसके अंदर हम केमिकल्स को देख रहे होते हैं, ठीक है, केमिकल्स किस तरह से बिहेवियर पे चेंजेस लेके आते हैं, और नाम से ही आप लोग अगर देखें तो आपको इजीली समझ आ जाएगी। नेक्स्ट मैं आपको इसका बताती हूँ कि जो हमारे पास डायाथीसिस स्ट्रेस थ्योरी है, प्रीडिस्पोजिशन डायाथीसिस इंक्लूडिंग जीन एंड स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट कंबाइन टुगेदर टू काज एबनॉर्मल बिहेवियर, ठीक है। इसमें ये क्या कह रहे हैं, जीन्स को ही और एनवायरनमेंट दोनों मिलकर जब करते हैं तो हम इनको डायाथीसिस कहते हैं। न्यूरोट्रांसमीटर के अंदर क्या होते हैं, सिनेप्सिस होते हैं, ठीक है, जो कि डिफरेंट किस्म के केमिकल को रिलीज करते हैं, ठीक है। और ये मतलब कि न्यूरॉन्स की कहानी बताई हुई है। और नेक्स्ट ये है कि न्यूरोट्रांसमीटर कौन से हैं और उनका किस चीज़ में क्या क्या रोल है, ठीक है। ये एमसीक्यूज के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने इसको देखना है कि देखें एसिटिलकोलाइन जो है वो आपका लर्निंग, मेमोरी और मसल्स की कंट्रोल में इंपॉर्टेंट है, ठीक है। डोपामीन आपकी मोटर एक्टिविटी, कोऑर्डिनेशन, इमोशंस आपके हैं, मेमोरी उसके लिए इंपॉर्टेंट है। एपिनेफ्रीन जो है वो आपके इमोशंस और स्ट्रेस के लिए, ठीक है। स्टेरोनिन किसके लिए, सेंसरी प्रोसेसिंग, स्लीप, अराउजल, इसके साथ इंपॉर्टेंट है। ग्लूटामेट किससे रिलेट कर रहा है, वो आपकी एंजाइटी और मूड के साथ रिलेट कर रहा है। सही हो गया। अच्छा, फिर एंडोक्राइन ग्लैंड्स है, ये ऐसे ग्लैंड्स हैं जो कि बॉडी के अंदर स्लो केमिकल कम्युनिकेशन सिस्टम का रोल प्ले करते हैं। सेट ऑफ डक्टलेस ग्लैंड्स है दैट सेक्रीट हार्मोन्स रिलीज करते हैं ब्लड स्ट्रीम के अंदर, ठीक हो गया। ग्लैंड जो हैं वो एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड एबनॉर्मेलिटी, ये क्या है, तो इसके अंदर देखें कि जब इसकी लो सिक्रीशन होगी तो क्या होगा कि एंजाइटी प्रोड्यूस होगी, और लो लेवल ऑफ पिट्यूटरी सिक्रीशन प्रोड्यूस डिप्रेशन, ठीक है। तो ये आप एमसीक्यूज के लिहाज से इन दोनों को देख सकते हैं कि किस चीज़ का लेवल कम हो तो हम एंजाइटी जो है वो ज़्यादा प्रीडिस्पोज होती है, और इसी तरह से पिट्यूटरी सिक्रीशन की जो है पिट्यूटरी ग्लैंड है जो हमारा, उसकी अगर सिक्रीशन कम होती है तो वो किसको लीड करती है, डिप्रेशन को। बायोलॉजिकल मेडिकल मॉडल के अंदर हमने सेंट्रल नर्वस सिस्टम को देखना है, ठीक है। और इसके बाद ये कि अच्छा, ये आप इन डायग्राम्स के ज़रिए भी देख सकते हैं, और थेरेप्यूटिक टेक्निक्स इन बायोलॉजिकल मॉडल, ठीक है। तो नेक्स्ट हम इनको डिस्कस करते हैं कि इसके बारे में क्या कहा जा रहा है। फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट, ठीक है, ये इसके ज़रिए के मेडिसिन के ज़रिए हम करते हैं। और नेक्रोसिस ये होता है ड्राइव फ्रॉम द ग्रीक मीनिंग बी नम, ठीक है। और प्रोलॉन्ग निक्रोसिस किस तरह से है कि उसमें हम ये देखेंगे कि प्रोलॉन्ग निक्रोसिस इज डिफ़िकल्ट एंड डेंजरस टू एडमिनिस्टर बिकॉज अ नंबर ऑफ फिजियोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशन डेवलप अंडर प्रोलॉन्ग स्लीप एंड सेल्डम यूज टूडे, ठीक है। नमनेस मीन्स के बंदे का जो है वो उस तरह से एक्टिव ना रहना, म्यूट हो जाना, ठीक है। तो ये सारी जो फिनोमेना अगर हो रहा होता है ये निक्रोसिस के प्रोसेस के जरिए हो रहा होता है। नेक्रो एनालिसिस क्या है, ड्रग आर गिवन इन अमाउंट द प्रोड्यूस अ स्टेट ऑफ ग्रोजिनेस, ठीक है। ग्रोजिनेस होती है सेमी कॉन्शियस स्टेट, जिसमें ना आप ज़्यादा कॉन्शियस होते हो और ना ही आप अनकॉन्शियस होते हो, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद कीमोथेरेपी है, इट इज़ द टाइप ऑफ थेरेपी दैट ट्रीट मेंटल एंड बिहेवियर डिसऑर्डर विद ड्रग एंड केमिकल। ट्रैंकुलाइजर्स होते हैं ड्रग दैट प्रोड्यूस सूथिंग एंड कामिंग इफेक्ट, ठीक है, जिसमें अगर कोई बंदा हाइपर एक्टिव है तो उसको इस तरह की मेडिसिन दी जाती हैं कि वो थोड़ा काम डाउन हो जाता है। इसके बाद टाइप ऑफ ड्रग्स की बात की जाती है। स्टिमुलेंट्स होते हैं जैसा कि हम कैफीन है, निकोटीन है या कोकेन वगैरह है, ठीक है। डिप्रेसेंट्स कौन सी होती हैं, अल्कोहल होती है, ठीक है, या बार्बिट्रेट होती हैं। एंटी एंजाइटी ड्रग्स कौन सी है, बेंजोडाइज़ेपिन, और इसके बाद ये हमारे पास जो है एक्टिवेन और इस तरह की आ जाती हैं जो कि एंजाइटी को डील करती हैं। एंटी डिप्रेशन में हमारे पास जो है वो फिनिजाइन और नार्डेल और इस किस्म की पेक्सिल की जो मेडिसिन है वो आ जाती हैं। हेलुसिजेंस में हमारे पास क्या होता है, LSD, ठीक है, ये कुछ इनके नाम हैं जो जिनके ज़रिए से ट्रीटमेंट किया जाता है। इंसुलिन शॉक थेरेपी क्या होती है, ये किसने डेवलप की थी, यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि मैनफ्रेड शेकल, ये इसका नाम था, इन्होंने की थी। और इसमें इन्होंने स्टेट ऑफ कोमा इज कॉज बिकॉज ऑफ द रिडक्शन इन ब्लड शुगर लेवल, ये आपको इसका पता होना चाहिए, ठीक है। डिप्रेशन ऑफ द मेटाबॉलिक प्रोसेस टिश्यू एंड सेल फोन, ठीक है, इसमें ये बता रहे हैं कि स्किज़ोफ्रेनिया या एडिक्ट जो लोग हैं उनके अंदर ये ज़्यादा पाया जाता है। और नो रेयरली यूज एज द मेथड ऑफ ट्रीटमेंट के तौर पे इसको जो है वो इसके अंदर ये होगा कि देखें मज़ीद अगर हम इनके मेथड्स को देखें ना तो उसमें ये इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी
हमने पहले मेडिसिन के ज़रिए पढ़ा, अब हम थेरेपीज़ की तरफ आ रहे हैं, ठीक है। तो उसमें देखें कि ये बायोकेमिकल थेरेपी फॉर सीवियरली डिप्रेस्ड पेशेंट इन विच अ ब्रीफ इलेक्ट्रिक करंट इज सेंट थ्रू द ब्रेन ऑफ द, मतलब कि करंट एक किस्म का सिग्नल भेजा जाता है जिसकी वजह से उनका जो ब्रेन है वो थोड़ा एक्टिव हो जाता है और वो मतलब कि नमनेस की कंडीशन से थोड़े बाहर आ जाते हैं। साइको सर्जरी क्या होती है? ये जो है वो इसके अंदर आप ब्रेन की सर्जरी करती हो और आप सवेयर जो उनके साइकोटिक पेशेंट्स के इश्यूज़ हैं उनको